बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने जेल से 7 नकात भिजवाए हैं कौम के नाम, और ये उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उस दिन कहाँ खड़े थे और आज इतनी लंबी कैद गुजारने के बाद कहाँ खड़े हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि जितने भी लीडर गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद उनके मौक़िफ़ में लचक आती है। उनकी जो पार्टी है वो भी अपनी मौक़िफ़ के अंदर लचक लेकर आती है और वो कोशिश करते हैं पहले हमारा लीडर बाहर आ जाए, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। पहली प्रायोरिटी होती है लीडर को बाहर लाना, लेकिन इमरान खान साहब की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। वो अपनी पार्टी को भी कहते हैं कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट जाओ, और खुद वो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में हूं, चाहे मैं 500 दिन हूं, चाहे 500 साल हूं। अब यहां जब आप इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो 7 चीजें इमरान खान साहब ने बयान की हैं जिनके ऊपर वो एक कदम भी पीछे हटने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। जो उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपको एज इट इज बताता हूं। इमरान खान साहब के ट्विटर से उसको शेयर भी किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आईन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क्याम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज मुतालबात हैं। ये वो 2 मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब ने कहे थे कि मैं अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोकूंगा। अगर आप ये मुतालबात मानते हैं तो फिर मुज़ाकरात उसके बाद होंगे। मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मुअख्खर कर रहा हूं। इस दौरान तहरीक इंसाफ के खदोखाल और टाइमलाइन का फैसला करूंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना जरूरी हो चुका है। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक पे बहुत तनकीद हो रही थी। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर कई लोग जो है वो इसके ऊपर पूरी तरह आवाज नहीं उठा रहे थे। लोग डरे हुए थे और इमरान खान की पार्टी के लोगों को ब्लैकमेल भी किया गया। ये कहा भी गया कि देखें आप हैं तो पाकिस्तानी, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाए। ये सवाल उठाया गया। अब इस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हमें क्यों ये तहरीक चलानी पड़ रही है। तो ये 7 वजूहात हैं जो इमरान खान साहब ने बताई है। नंबर 1, 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन आईन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसद था। पहली वजह उन्होंने बताई कि हमारे साथ पहली ज्यादती जो बड़ी हुई, अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी हुकूमत कैसे गिराई गई, वो उसके बाद 2023 में आए। उन्होंने कहा जी हमारे इलेक्शन ही नहीं करवा रहे थे, ये 90 दिन आईन और कानून कहता है, इन्होंने आईन और कानून तोड़ दिया, इलेक्शन नहीं करवा रहे थे कि पीटीआई का पहले सफाया करो। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से जायद मुकदमात बना दिए गए। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में डाल दिया गया। हमारे कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके खानदानों को हिरासा किया गया, उनको अदालतों से जमानत मिलते ही किसी नए झूठे पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता। मेरे अगवा से लेकर कारकुनों पर तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी था। इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक न लिया। कादी फायद ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 1971 के बाद कभी किसी पार्टी पर इस तरह का रियासती जबर नहीं किया गया। नंबर 3 पे इमरान खान साहब ने बताया कि तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद उनको गलतफहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकती। सिकंदर सुल्तान राजा और कादी फायद ईसा ने मिलकर पार्टी निशान छीना, जो पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ था। हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया। चौथी ऑप्शन का बंदा खड़ा हुआ, आप अंदाजा कर लें। फिर चौथी चीज इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उनको इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच भी तैयार कर चुका था, लेकिन तकरीर से पहले उनको पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई है। फिर उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कंफर्म किया और गवाही दी, लेकिन उस पर भी निजाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस ना लिया। नंबर 5, इस रिजीम चेंज के बाद के 2.5 सालों में यूं तो इंसाफ के निजाम पर कब्जे के लिए हर जाबराना और गैर इखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों की आजादी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया। अपनी मर्जी के जज लगाने के लिए
आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। इस तरमीम की मंजूरी के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो भी एक मजायका खेज दास्तान है। लेकिन इस सारे मामले पर भी ना अदलिया ने कोई नोटिस लिया, ना रियासत का चौथा सतून समझे जाने वाला मीडिया इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की इखलाकी जुर्रत कर सका। नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ को आज तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। यह ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि अवामी फैसले की तौहीन और जमहूरियत पर शब खून भी है। नंबर 7, 26 नवंबर को हमारे पुरअमन और निहत्ते सियासी कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उनका मुतालबा आइन और कानून और जमहूरियत की बहाली था, ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, ना ही कोई और पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई। लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग शहीद किए गए। 12 लोग मगरिब से पहले शहीद किए गए और बाकियों को रात बिजली बंद करके गोलियां मारी गई। इन हालात में जब पाकिस्तानियों से तमाम आईनी हुकूक छीन लिए गए हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है, पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया गया है, कानून और आइन की बुनियादें हिला दी गई हैं, अपने ही शहरियों पर गोलियां भी चलाई जा रही हैं, इदारों को अवाम के मुकाबले में लाने की कोशिश की जा रही है, तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना कौम की मजबूरी बन चुकी है। इसके अलावा अपोजिशन लीडरान को जेल में मुलाकात के लिए मैं वेलकम करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और अचक ज़ई साहब और अख्तर मेंगल साहब और दीगर कुछ और लोग हैं, वो इमरान खान साहब से जेल में मिलना चाहते हैं और इमरान खान साहब उनसे शायद मुलाकात भी करेंगे अगर सिस्टम ने इजाजत दी तो। लेकिन उन्होंने कहा मुझे इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि वो अपोजिशन लीडरान को मुझसे मुलाकात की इजाजत देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी के लोगों से भी 3 महीने से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है और उनका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। बाकी खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, वाकई सूरत हाल वहां तक पहुंच गई है कि अब इमरान खान साहब की बात माननी पड़ेगी। यानी नजम सेठी साहब हो गए और कुछ और भी सहाफी हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ ज्यादातर वो रिपोर्टिंग करते रहे और उनका बयानिया इमरान खान साहब से मुतसादिम रहा है, यह नजरियाती इख्तलाफ रहा है और यह सबका हक होता है। यानी अगर किसी को इमरान खान साहब के नजरिए से इख्तलाफ है तो वो ये हक इस्तेमाल कर सकता है अपना, और अगर मुझे किसी के नजरिए से इख्तलाफ है तो मैं भी ये हक इस्तेमाल कर सकता हूं अपना। तो यही आजादी इज़हार राय होती है। लेकिन बाद लोग जो है वो जब साजिशों का हिस्सा बनते हैं और अजीब अजीब काम करते हैं तो फिर उनको लोगों की तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। नजम सेठी कहते हैं 1 साल लगा लो या 2 साल, आखिरकार इमरान खान के साथ मुकमुका करना ही पड़ेगा। बेहतर है इमरान खान के साथ बात करके इसे अपने और मुल्क के लिए इस्तेमाल कर लें। बटन दबाकर इमरान खान फारिग नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग अब ये मान रहे हैं कि अब रास्ता ही कोई नहीं है, यानी इमरान खान साहब के साथ बात नहीं करेंगे तो फिर कहां जाएंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी अब स्टेटमेंट दे दिया है और राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी 2 स्टेटमेंट उनके आए। एक तो ये पीटीआई से मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट नहीं, इमरान खान साहब ही रुकावट है। एक तो वो अब नरम स्टेटमेंट दे रहे हैं निस्बतन। दूसरा राणा सनाउल्लाह साहब का एक और स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखें, चाहे यूनिफॉर्म के अंदर जो लोग हैं 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक लोग यूनिफॉर्म में हों या बगैर यूनिफॉर्म में हों, दोनों तरफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होना चाहिए और दोनों तरफ से ये बात होनी चाहिए। तो मैं एक चीज पे क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सब ने जो बावर्दी रेंजर्स एहलकार जिनकी शहादतें हुई, जो एफसीआई एहलकार की शहादत हुई, इस मामले के ऊपर सब ने इजहार हमदर्दी किया और ये शहादतें एक हादसे के नतीजे में हुई थी, लेकिन इसके बावजूद सब ने इजहार हमदर्दी किया। और क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के ऊपर थे और दौरान ड्यूटी, अब ड्यूटी आप उनसे क्या ले रहे थे ये एक अलग बहस है, लेकिन दौरान ड्यूटी वो शहीद हो गए। वो तो अपना काम करने आए थे, तो वो शहादतें हैं उनकी, तो उनके ऊपर तो सबने जो है वो कहा कि हम अफसोस का इजहार भी किया, हमदर्दी का इजहार भी किया। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शहीद हुए उनके ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं की। राणा सनाउल्लाह साहब आपकी पार्टी तो अभी तक मानती ही नहीं है, वो तो तस्लीम ही नहीं करते कोई एक बंदा भी जो है उसको गोली लगी है और कोई एक बंदा भी जो है वो शहीद हुआ है, वो तो ये मानते ही नहीं है। तो ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया था। अब इस वक्त जो अमेरिका का मूड है ना पाकिस्तान को लेकर, यानी जो आने वाली ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, 1 महीना बाकी रह गया है, 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ ले लेना है। उसके बाद जो अमेरिका का स्याह और सफेद है वो तो डोनाल्ड ट्रंप के पास हो गई, लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ी इंफ्लुएंशियल ताकत है अमेरिका, और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो अमेरिका की तरफ देखते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने मामलात के लिए। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में चीजें आ जाएंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उन्होंने अपनी टीम बनाई है, उसके मूड को देखते हुए मौजूदा हुकूमत ने सर जोड़ लिए कि बचना कैसे।
यानी इन्होंने पूरी कोशिश की थी, इन्होंने अपने सफीर की ड्यूटी लगाई वहां पे और बहुत सारे लोगों को कहा, बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों से रब्ता किया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा ऑफर किया, लॉबिंग के लिए पैसा खर्च किया, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी हुई नहीं। बजाय इसके कि कामयाबी होती, जो कुछ इन्होंने किया वो उल्टा गले पड़ गया। और जिस तरह वो जियो ने एक खबर लगाई और जियो को वहां देखा जाता है कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक चैनल है या प्रो पीडीएम एक चैनल है जिसकी इस वक्त हुकूमत है, तो वो जब ट्रोलिंग कर रहा था ट्रंप की टीम की या ट्रंप की, तो उसको लेकर काफी वहां पे जो है वो गड़बड़ हो गई और वो मामला जो बाद में खुलना था वो अभी खुल गया। अब 1 महीना बाकी है, सारे सर जोड़कर बैठे हैं कि इसमें अब करें क्या। इसमें से हुकूमत को सिर्फ एक चीज मिल सकती है, सिर्फ एक बयानिया मिल सकता है, और वो भी लंगड़ा बयानिया है, यानी वो भी इतना काम नहीं आएगा। एक कमजोर बयानिया ये मिल सकता है, हो सकता है इसे 5 या 10 साल के बाद इनके काम आ जाए। डी चौक जाने के हवाले से भी अब फैसला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हो सकता है करे आने वाले दिनों में, क्योंकि 2 हिकमत अमली हैं जिन पे आजकल बात हो रही है। एक ये कि इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाए, दूसरा यह है कि तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं, शराहें बंद कर दी जाएं और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया जाए। लेकिन उससे पहले एक मोमेंटम बनाया जाएगा और इस वक्त मोमेंटम बनने के ऊपर काम जारी है जो हम देख रहे हैं। एतबार आज पाकिस्तान किस पर करता है ये इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट किस पे एतबार करती है इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान किस पर एतबार करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज पाकिस्तान जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े इस वक्त ओहदेदार है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, क्या पाकिस्तान उन पे एतबार करता है या पाकिस्तान कैदी नंबर 804 जो जेल में बंद है साबिक वजीर आजम इमरान खान उन पे एतबार करता है। सादी बात है, ये जो दोस्त ये बात कर रहे हैं वो अपना ट्विटर अकाउंट पकड़े और उसके ऊपर एक सर्वे कर लें, उन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस पे एतबार करता है। एस्टेब्लिशमेंट के एतबार करना या एतमाद करने वाली कहानी पुरानी हो गई। अब तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात करने चाहिए इमरान खान साहब से और उन्हें यकीन दहानी करवानी चाहिए कि आइंदा वो सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। अब तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने अपना जो घिनौना किरदार है पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो वो करते हैं, वो किरदार कब खत्म करना है। तो अपना वो घिनौना किरदार खत्म करें और पाकिस्तान को चलने दें। और पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त जो एतबार है वो इमरान खान साहब पे, एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब की एक मुलाकात हुई कोर कमांडर पेशावर से और उस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पे बड़ा रोला पड़ा हुआ है। ये मुलाकात क्या हुई, क्यों हुई, मकसद क्या था, किसने करवाई, वजह क्या थी और ये बाहर कैसे आया मामला। और मुलाकात जुमे वाले दिन हुई, सुबह पहले हाफ में यानी 10 बजे के आसपास मुलाकात हुई और जुमे से पहले पहले ये मुलाकात ख़त्म हो गई। उसके बाद सुहेल अफरीदी की जो मसरूफियात थी वो फिर 3 लगातार जलसे हुए, जुमे को, हफ्ते को, एतवार को वो जलसे करते रहे। और इससे एक दिन पहले सुहेल अफरीदी ने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की अडियाला जेल में। जुमेरात को वो कोशिश करते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, वो मुलाकात नहीं होती। सुहेल अफरीदी साहब वापस आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ वजीर आला हाउस में उनकी मुलाकात होती है कोर कमांडर पेशावर से और उसके बाद वो एक जलसे में जाते हैं। अगले दिन उनका एक जरगा होता है और फिर अगले दिन करक के अंदर एक जलसा होता है। इन जलसों में सुहेल अफरीदी ने नहीं बताया कि उनकी कोर कमांडर से मुलाकात हुई। ये रूटीन की मुलाकात है, वैसे ये वज़ीर आला की ये होती रहती हैं मुलाकातें, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। हैरत की बात यह है कि सुहेल अफरीदी ने या उनकी टीम ने इस हवाले से आगाह नहीं किया मीडिया को, या वो शायद बताना नहीं चाह रहे थे कि उनकी मुलाकात हुई कोर कमांडर से। मुलाकात का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, इसमें शहजाद अकबर साहब ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है और कुछ सोर्सेज से मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले ये मुलाकात जो है ये सुहेल अफरीदी की दरखास्त पे नहीं हुई, ये मुलाकात कोर कमांडर की दरखास्त पे हुई है। यानी ये ख्वाहिश जो है वो सुहेल अफरीदी की नहीं थी, वो कोर कमांडर की ख्वाहिश थी मुलाकात करने की, नंबर 1। नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट का अपना जो सोशल मीडिया है वो इसके ऊपर गंद फैला रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सुहेल अफरीदी ने मुलाकात की कोर कमांडर से, वो तो कहता था कि मैं नहीं मिलूंगा। इस किस्म की बातें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया कर रहा है। यानी पहले मुलाकात की दरखास्त कहां से आई, कोर कमांडर की जानिब से। मुलाकात के बाद प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, कोर कमांडर से रिलेटेड जो सोशल मीडिया है, एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया, वो इसके ऊपर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है सुहेल अफरीदी को। तो अब क्योंकि वो बात उन्होंने शुरू कर दी तो बात तो आगे बढ़ेगी।
इसमें शहजाद अकबर साहब ने पहले इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा जी कि जुमे के रोज एक हसास इदारे के सूबाई दफ्तर के एक आला ऑफिसर ने सूबे के आईनी सरबराह यानी सोहेल अफरीदी से रब्ता किया और उन्हें अपने साथ कोर कमांडर के दफ्तर चलने की दरखास्त की। क्या हो जी, कोर कमांडर के दफ्तर हाजिरी है। जैसे गड्डापुर साहब को कहा था तो वो कैबिनेट लेके पहुंच गए थे वहां पे, लेकिन सोहेल अफरीदी ने या आईनी ओहदेदार ने, जो पहले ही इस दफ्तर से मुलाकात से गुरेजा थे, यानी कोशिश करते मुलाकात ना करें, इन्होंने बड़े प्यार वाले अंदाज में जवाब दिया कि मेरे मनसब के तकाजों के मुताबिक मुनासिब यही है कि मैं अपने दफ्तर में मुलाकात करूं। यानी मैं उधर क्यों जाऊं मुलाकात करने के लिए, वो मेरा मनसब ऐसा है क्योंकि एक आईनी ओहदा है मेरे पास, बड़ा ओहदा है, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। अगर वो तशरीफ लाना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात जो हसास इदारे का अफसर था उसको पसंद नहीं आई और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और गैर मुनासिब लहजा इख्तियार करते हुए वहां से रवाना हो गए। जब यह मामला कोर कमांडर के इल्म में आया तो उन्होंने सूरत हाल की नजाकत को समझते हुए दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसर को तंबीह करने के बाद खुद सूबे के आईनी सरबराह के दफ्तर का दौरा किया, उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और अमन व अमान के उमूर पर खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल किया। बाद अदा वो नहायत एहतराम के साथ रुखसत हो गए। इस वाक़े का मकसद बयान करने का आगे वो अपना बता रहे हैं कि जी मकसद ये है कि जो आईनी ओहदेदारान है उनकी इज्जत का ख्याल रखा जाए और वही जो मनसब है वो खुद भी अपने मनसब का ख्याल रखें और जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी उनके मनसब का ख्याल रखें। बहरहाल ये मुलाकात जो है इसकी दरखास्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यानी कोर कमांडर की जानिब से थी। सोहेल अफरीदी ने जाने से इनकार किया कि जी मैं तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दफ्तर हाजिर है, यहां पे अगर वो आकर मिलना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, वो आकर मिल लें क्योंकि मेरा मनसब बड़ा है और वो अगर आके कोई ब्रीफिंग देना चाहते हैं तो यहां पे आ जाएं या मुलाकात करना चाहते हैं। तो बेसिकली मुलाकात का जो मकसद बताया गया था सोहेल अफरीदी को, पहले वो ये बताया गया था जी वो मुबारकबाद देना चाहते हैं, फिर वो आए, उन्होंने मुबारकबाद दी भी। अब जराए ये दावा करते हैं कि सोहेल अफरीदी ने, मैं सोहेल अफरीदी से बात करूंगा तब मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्या बातचीत हुई, लेकिन जो जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सोहेल अफरीदी ने अपना वही मौक़िफ़ दोहराया जो उन्होंने जलसों में दोहराया था, खास तौर पे ऑपरेशन को लेकर, मिलिट्री ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को, इन चीजों को लेकर उनका वही मौक़िफ़ था जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। और उन्होंने ये बात भी बताई कि जनाब इमरान खान साहब से तो मुलाकात नहीं हो रही, चीजें पेंडिंग है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब से आज के दिन में सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी, यह दावा किया जा रहा है इस मुलाकात के बाद। तो जुम्मे वाले दिन यह मुलाकात हुई थी, लेकिन जुम्मे की अगर आप तकरीर उठाकर देखें सोहेल अफरीदी की तो उसमें तो कोई लचक नहीं थी, हफ्ते वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी, एतवार वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी। लेकिन गड्डापुर से जरा मुख्तलिफ तर्ज अमल है। गड्डापुर साहब खुद मिलने चले जाते थे, बाद वक्त गायब भी हो जाते थे बेचारे और पता ही नहीं चलता था गड्डापुर साहब गए कहां पे। फिर अचानक नमूदार होकर कहते थे मैं फलां जगह से आ गया हूं, पहाड़ क्रॉस कर लिए, उनकी अपनी एक कहानी होती थी। लेकिन सोहेल अफरीदी ने जो तरीका का इख्तियार किया ये इज्जत वाला तरीका है और इतने बड़े आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए शख्स को इस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए, जो भी आए उससे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। सूबे के मसाइल हल करने तो सबसे आपको मुलाकातें करनी पड़ेंगी, लेकिन इमरान खान साहब से अब वो क्या लेकर आते हैं आगे चलने का मंसूबा